सही है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज जो हमारा स्टेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि ईसीजी पहले हम इस क्लास के अंदर उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में उसकी हम पिक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों को एनआरई स्टेप 2 के स्टेशन में एक स्टेशन डेफिनेटली ईसीजी का आता है और ईसीजी एक पिन पॉइंट ऑन द स्पॉट डायग्नोज होता है। अगर आप लोगों का इस पर कमांड होगा तो दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है जी, ईसीजी स्टेशन पास करने का एक तरीका है, वो ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने आंसर करना है। कुछ लोग ईसीजी की डायग्नोसिस को ना जानते हुए भी पास हो जाते हैं क्योंकि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आप लोगों ने मिस नहीं करने होते। ठीक है जी, दूसरी बात यह है कि ईसीजी आप लोगों को डायरेक्ट पिक्चर में नहीं देंगे, वो उनके साथ केस भी बताएंगे कि अगर एक पेशेंट है उसको शार्प चेस्ट पेन है, आगे बेंड होने से कम होता है तो पेरिकार्डाइटिस की हिस्ट्री है। ठीक है जी, तो ईसीजी पिक्चर जो है अगर वो अकेला आ जाए तो उसमें थोड़ा सा इंसान को मुश्किलात हो सकती है, लेकिन वो भी तरीके से हम पढ़ेंगे कि स्टार्ट कहाँ से लेंगे, कमेंट्स क्या कैसे करेंगे, ताकि सर को इतना पता चले कि यार ये बंदा पढ़ के आया है। ठीक है जी, अगर इनिशियली वो आपको पिक्चर के साथ केस बना के देता है तो फिर मेरे ख्याल में 80% आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप केस पढ़ते हैं अगर चेस्ट पेन के साथ वो रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में तो इतना तो पता चल जाता है कि यार या इंजाइना की हिस्ट्री है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की हिस्ट्री है। ऐसा कुछ फिर लीड्स हम पढ़ेंगे जिस पे हम फोकस करेंगे, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो किसी भी स्टेशन को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि इसमें हमसे वो क्या पूछेंगे और कौन कौन सी चीजें हमने करनी है। ठीक है जी, तो अब हेडिंग दे दे इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी। इसके अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसको हम ईकेजी भी कहते हैं। ठीक है, ईसीजी मतलब वो प्रोसीजर है या वो टेस्ट है जिसमें हम एक ग्राफ के ऊपर, एक पेपर के ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मालूम करते हैं। ठीक है जी, इसको हम ईसीजी कहते हैं। अब ईसीजी को पहले हम नॉर्मल समझेंगे और फिर इसके अंदर हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे। पहले के नॉर्मल ईसीजी, अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ईसीजी क्या है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहाँ से पहले देखते हैं। इफ वी नो द नॉर्मल देन एबनॉर्मल विल बी वेरी इजी। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताना चाहिए कि ईसीजी के अंदर वेव्स होती है और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक डायग्राम में आप लोग को ड्रा करता हूँ, इसी डायग्राम को बेस बना के हमने इसको डिस्कस करना है। देखें, आप लोगों ने इस तरह एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा करनी है, दैट इज कॉल्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है और everyone must know the upper 2 chambers are atria and the lower 2 are ventricles। ठीक है जी, this is the right atria, this one is the left atrium, right ventricle and left ventricle। ठीक है जी, ये 4 चैम्बर्स है। अब इस राइट एट्रिया में ऊपर से जो वेन्स आती है वो सुपीरियर वीना केवा है और नीचे से कौन सी होती है, इंफीरियर वीना केवा। ठीक है जी, ये एनाटॉमी भी आप लोगों को पता है। यहाँ पे जो डीऑक्सी ब्लड लाने वाली बड़ी वेन है वो सुपीरियर वीना केवा है और यहाँ से कौन सी है, इंफीरियर वीना केवा। ठीक है जी, अब राइट एट्रियम में जहां पे सुपीरियर वीना केवा ओपन होती है उसकी बैक साइड पे यहाँ पे जनाब स्पेशलाइज्ड किस्म के टिश्यूज होते हैं इस राइट एट्रियम के साथ, इसको हम SA नोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड SA नोड। और ये भी सबको पता होना चाहिए, SA नोड स्टैंड फॉर साइनो एट्रियल नोड। इसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। ये ऐसे टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है कि ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है। इसको इम्पल्स बनाने के लिए स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। और वो टिश्यूज जो अपना इम्पल्स खुद बनाते हैं उनको ऑटोमेटिक सेल्स भी कहते हैं। तो दिस SA नोड इज मेड अप ऑफ ऑटोमेटिक सेल, इसलिए इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे देखें, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जिसको हम AV सेप्टम कहते हैं। इस AV सेप्टम के ऊपर भी एक नोड होता है, इसका नाम क्या है, AV नोड है। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड AV नोड, दैट इज नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एक SA नोड होता है और एक AV नोड होता है। अब आते हैं जनाब इसकी मेन टॉपिक की तरफ। जो SA नोड है ये जब इम्पल्स जनरेट करता है तो वो किसकी तरफ आता है, AV नोड की तरफ आता है। अब और से सुने, तो यहाँ से जो इम्पल्स निकलेगी वो इस AV नोड की तरफ आएगी, लेकिन ये जो इम्पल्स आएगी वो 3 रास्तों के जरिए आएगी। कितनी, 3। इनको कहते हैं एंटर नोडल पाथवेज। इनको क्या कहते हैं, एंटर नोडल। एंटर मीन इन बिटवीन, ऊपर भी नोड है नीचे भी नोड है, ऊपर SA नोड है नीचे AV नोड है। So those pathway which are present between 2 nodes, they are called internodal pathways and they are 3 in number। एक को हम कहते हैं एंटीरियर पाथवे, दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर पाथवे और एक बीच में से आ रही उसको मिडल इंटरनोडल पाथवे कहते हैं। सो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल इंटरनोडल पाथवेज, उनका काम SA नोड से इम्पल्स लेना है और किसको देना है, AV नोड को। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जब ये इम्पल्स नीचे की तरफ आता है तो इस इम्पल्स ने इन दोनों एट्रिया से गुजरना है कि नहीं, और इस इम्पल्स का एट्रिया से गुजरना उसके लिए एक स्टिमुलस है। क्या है, स्टिमुलस है। अब ये इम्पल्स जब नीचे आता है तो दे आल्सो
पासिस थ्रू एट्रिया सेल, और जब एट्रिया सेल उसको फेस करेगी तो वो इनके लिए स्टिमुलस है। इन स्टिमुलस के खिलाफ एट्रिया की सेल क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। अब देखिए जब ये कंट्रैक्ट करेगी तो हमें ईसीजी के ऊपर इस तरह एक डिफ्लेक्शन नजर आती है। अब इस डिफ्लेक्शन को हम पी वेव कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पी वेव। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ईसीजी के अंदर जो आप लोगों से वहां पे सर पूछता है नॉर्मली कि व्हाट इंडिकेट पी वेव इन ईसीजी, तो आप लोगों ने आंसर देना है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बता रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और आप लोगों को फिजियोलॉजी से ये भी इतना पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन मीन एट्रियल सिस्टोल, या इसको हम कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, इन तीनों का मतलब सेम है, ठीक है जी। अब ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ये हमें ईसीजी के ऊपर कौन सी वेव की शक्ल में नजर आएगी, दैट इज पी वेव। एंड पी वेव इज अ अपवर्ड डिफ्लेक्शन। ये क्या होती है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं जब इम्पल्स एवी नोड तक पहुंच गया है तो ये इम्पल्स इस एवी नोड में कुछ देर के लिए स्टे करेगी। क्या करेगी, स्टे करेगी। उसको हम एवी नोडल डिले कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ एवी नोडल डिले। तो जब इम्पल्स यहाँ पे पड़ा है, अब ये इम्पल्स न एट्रिया के पास है न वेंट्रिकल के पास है, तो मतलब हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो फिर उस टाइम पे इसके बाद जो आगे की तरफ जो है हम जाएंगे दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अब ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होगी ये हमें ये बताती है कि जो इम्पल्स है वो एवी नोड के अंदर है, न ये एट्रिया के पास है न वेंट्रिकल के पास है, तो मतलब देयर विल बी अ फ्लैट लाइन। ये क्या होगी, फ्लैट लाइन। इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अब इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करें। अब इधर देखें, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है तकरीबन इसमें एक आम हेल्दी पर्सन में 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है, 0.1 सेकंड। तो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि एवी नोडल डिले ये कितना होता है, 0.1 सेकंड होता है, ठीक है जी। अगर 0.1 सेकंड से बढ़ता है तो इसको हम एवी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी ब्लॉक। वी विल डिस्कस इट, ठीक है जी। अब वो से सुने, यहाँ पे एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी कि यहाँ पे एक टिश्यूज होते हैं जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। अब इस बंडल ऑफ हिस से कुछ एक यहाँ से ब्रांच निकलती है, दैट इज राइट बंडल ब्रांच। इसका नाम क्या है, राइट बंडल ब्रांच। और एक यहाँ से निकलेगी लेफ्ट बंडल ब्रांच निकलेगी है। और यहाँ पे इस ब्रांचेस के साथ छोटे छोटे परकंजेस फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, परकंजेस फाइबर होते हैं। अब देखें, मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि जरूरत नहीं है, ईसीजी इज अ स्पेशलिटी, लेकिन एमबीबीएस की लेवल पे आप लोगों को वो ईसीजी पता होना चाहिए जो 3 से 4 मिनट के सेशन में आप परफॉर्म भी कर सके, ठीक है जी। लेकिन सिंपली आप लोग एक वर्ड याद रखें और से सुने। शायद आप लोगों ने एनआरई 1 की तैयारी की है बट इतना ज्यादा किसी को पता नहीं होता। ये जो एरिया है ना वेंट्रिकल का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया बनता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो एरिया है दैट इज नियर टू द एवी सेप्टम। इसका नाम क्या है, नियर टू द एवी सेप्टम। इसको कहते हैं सेप्टल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। उसका नाम क्या है, सेप्टल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। अब मुझे ये बताए कि जब हम फिर यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल। और ये मेन पार्ट जो है ये मसल से बने होते हैं, इनको मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल का वो हिस्सा जो बंडल ऑफ हिस के साथ है, जो एवी सेप्टम के साथ है, ये सेप्टल पार्ट है और ये क्या है, मस्कुलर पार्ट है। और अगर हम वेंट्रिकल को ऐसे वापस लेके जाएंगे यहाँ तक, तो फिर जहाँ पे ये खत्म होते हैं, मतलब यहाँ से लेके आखिर तक, ये कहते हैं बेजल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को हम वैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेप्टल पार्ट, मस्कुलर पार्ट एंड बेजल पार्ट, ठीक है जी। ये 3 पार्ट अगर आप लोगों ने वैसे लिखने हैं लिख ले, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस बता रहा हूँ कि द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल नियर टू द एवी सेप्टम, उसका नाम क्या है, सेप्टल पार्ट है। मेन पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल को मस्कुलर पार्ट कहते हैं और आखिर वाले को बेजल पार्ट कहते हैं। अब हमें जो इम्पल्स एवी नोड नीचे देगा ना तो वो वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेगा। क्या करेगा, डीपोलराइज। लेकिन वो वेंट्रिकल के 3 हिस्सों को डीपोलराइज करेगा। एक तो सेप्टल पार्ट को करेगा, एक मेन पार्ट को करेगा, मस्कुलर पार्ट को, और एक को बेजल पार्ट को करेगा। तो कितनी वेव्स आएगी, 3। इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स होता है। ईसीजी में क्या होता है, QRS। इसका मतलब 3 वेव्स है, इसलिए के हिस्से भी कितने हैं, 3 हैं। तो आप लोगों ने इधर देखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंटली जो यहाँ से चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए, इसके बाद इस तरह Q वेव होती है, फिर एक इस तरह बिल्कुल लंबी सी R वेव होती है ईसीजी में, ऐसा कि नहीं, और फिर आखिर में जाए तो आप लोग को ये यहाँ पे S वेव नजर आती है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड QRS कॉम्प्लेक्स। तो ईसीजी में जो QRS कॉम्प्लेक्स है शो करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल, इसको हम कहते हैं। मतलब Q वेव ये सेप्टल पार्ट का होता है, R वेव मस्कुलर पार्ट का होता है और S वेव ये बेजल पार्ट का होता है। यहाँ तक सब समझ रहे कि नहीं। अब वेंट्रिकल के अंदर सबसे जो पावरफुल एक्टिविटी है वो किस पार्ट में होती है, मस्कुलर पार्ट में। तो उसका वेव भी पूरी ईसीजी के अंदर प्रोमिनेंट होती है, जिसको हम R वेव कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज समझनी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो Q वेव है
ये हर एक लीड के अंदर हमें प्रोमिनेंट नजर नहीं आती। तो क्लिनिकली क्यू वेव इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट लाइक आर वेव। तो आर वेव हमें प्रोमिनेंट हर लीड में आना चाहिए, लेकिन क्यू वेव कुछ लीड के अंदर उसकी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हमेशा पी का मुआदना किसके साथ करते हैं? आर के साथ। वो कहते हैं पी आर इंटरवल, नाम सुना है कि नहीं? वो कहते हैं पी आर सेगमेंट, लेकिन वो क्यू पी क्यू नहीं लेते, क्योंकि जो क्यू है अगर वो प्रेजेंट जरूर होता है लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इतनी ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम पी का मुआदना किससे करेंगे? आर से करेंगे। अब और से सुने, मिसाल के तौर पे ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है ये तो पी से लेके क्यू तक है, लेकिन हम किसके साथ लेंगे? आर तक। तो हम इसको सिंपल कहेंगे कि इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को पी आर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? पी आर इंटरवल। तो आप लोग को अगर एग्जामिनर ये पूछे क्या पी आर इंटरवल ये हमें क्या बता रहे हैं, तो आप लोगों ने बताना है दैट शो ए बी नोडल डिले। ये हमें क्या बता रहे हैं? ए बी नोडल डिले। मैं एक बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर अ गुड स्टूडेंट एंड दोस्त हु वांट टू रियली नो समथिंग स्पेशल। सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर आप लोगों से इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ये जब हम एमआरसीपी की ट्रेनिंग कर रहे थे ना, उसमें एक बंदे ने, एक प्रोफेसर था, हम उसकी ऑनलाइन लेक्चर ले रहे थे, तो उसने हमें कुछ चीजें इसमें अंदर बहुत अच्छी बताई थी। और वो वंडरफुली वर्क जब हम आगे जाते हैं और आप लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं पीजी के साथ या इस तरह प्रोफेसर के साथ काम करते हैं, तो कभी कभार मौका मिलता है कि वो आपसे पूछते हैं कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है जी, तो मैं एक चीज सिर्फ ऐड करता हूँ, मुझे ये बताए, गौर से सुने प्लीज, एवरीवन फोकस हियर, कि यहाँ से पी वेव स्टार्ट होती है, समझ गए कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, और यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन खत्म होती है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो पी से लेके इस क्यू तक, लेकिन हम किसको कंसिडर करेंगे? आर को। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब स्टार्ट ऑफ द पी से लेके कहाँ तक? आर वेव। प्रैक्टिकली हम आर लेते हैं, थ्योरेटिकली क्यों होता है। ठीक है जी, अब पी के स्टार्ट से लेके अगर यहाँ तक हम पूरा का पूरा लेंगे, इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं कि एट्रियल सिस्टोल खत्म हो चुकी है, तो हम फिर यहां से लेंगे ना, एंड ऑफ द पी से लेके यहां तक, इसको पी आर सेगमेंट कहते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी कंडीशन जिसमें हम कहां से कंसिडर करेंगे? पी के स्टार्ट से लेके यहां तक, ये पी आर इंटरवल है, बट जिसमें हम पी को कंसिडर नहीं करेंगे वो पी आर सेगमेंट होता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ए बी नोडल डिले तो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से लेके यहां तक, तो फिर मैं क्या बता रहा हूं कि थ्योरेटिकली पी आर सेगमेंट को ए बी नोडल क्या कहते हैं? डिले कहते हैं, बट प्रैक्टिकली डॉक्टर्स कहते हैं कि पी आर इंटरवल ही होता है। मतलब है तो पी आर सेगमेंट वाली बात कि पी वेव तो क्या है? एट्रियल सिस्टोल है, इसके बाद जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है वो ए बी नोडल डिले है। ये आप लोग कितने लोग हैं जो गेट कर चुके हैं? शाबाश, ये बात वेरी गुड। जो लोग गेट नहीं कर चुके, शेक योर माइंड एंड जाग जाए। आप लोग अभी उठे हैं ना, थोड़ा सा जाग जाए कि कहीं पे आप लोग को मैं बहुत ज्यादा वो हैवी चीजें नहीं बता रहा, इधर से इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बहुत आसान बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप लोगों ने ऐसे नोट से इम्पल्स ए बी नोट को देना है, तो बीच में से एट्रियल की क्या होगी? कंट्रैक्शन होगी, उसको हम एट्रियल क्या कहेंगे? सिस्टोल। और वो एट्रियल सिस्टोल हमें ईसीजी पे पी वेव की शक्ल में नजर आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अब पी वेव एट्रियल की सिस्टोल हो चुकी है, तो पी वेव बन चुकी है। इसके बाद इम्पल्स किसके पास है? ए बी नोट। जब इम्पल्स ए बी नोट के पास आया तो फिर ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आया। क्लियर है कि नहीं? अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से पी के स्टार्ट से लेके इस क्यू तक हम जाएंगे, तो इसमें एट्रियल सिस्टोल आ रही है कि नहीं? इसमें आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी आ रही है, तो वेव प्लस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? पी आर इंटरवल। अगर मैं यहां से लेता हूं ना, यहां से, तो उसमें एट्रियल सिस्टोल हो नहीं आ रही, वो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, वो पी आर सेगमेंट होता है। अब समझ गए कि नहीं? तो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पी आर सेगमेंट कहलाता है, और पी वेव प्लस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पी आर इंटरवल कहलाता है। तो आप लोग मुझे ये बताए, ए बी नोडल डिले पी वेव को कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन को। तो पी आर इंटरवल होना चाहिए कि पी आर सेगमेंट? पी आर सेगमेंट, बट प्रैक्टिकली हर हॉस्पिटल हर जगह पे पी आर इंटरवल समझते हैं लोग। मैं कहता हूँ कि इधर पी वेव का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम लेते हैं। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कि पी आर सेगमेंट, बट आप लोग जब एग्जामिनर के पास जाते हैं वो कहते हैं पी आर इंटरवल। तो ऐसा ना हो कि वहां पे कंफ्यूज हो जाए कि यार पी आर सेगमेंट और इंटरवल में तो फर्क है। अगर ये फर्क है, हम पी आर सेगमेंट इंटरवल को एक ही कंसिडर करते हैं। अब ये सब बात समझ गए कि नहीं? तो प्रैक्टिकली पी आर इंटरवल लेते हैं, थ्योरेटिकली ए बी नोडल डिले इस पी आर सेगमेंट होता है। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों से वो वैसे पूछे तो ये पता होना चाहिए। जहां तक नो कंफ्यूजन, हाँ सबको समझ आ रही है कि नहीं? ओके जी। इसके बाद हमने अब ये पढ़ा कि जब ए बी नोडल डिले खत्म होगी तो फिर इम्पल्स नीचे वेंट्रिकल में आएगी। सबसे पहले इसका सेप्टल पार्ट होगा, फिर मेन मस्कुलर पार्ट होगा और फिर बेसल पार्ट होगा। तो कितने वेव्स आएंगे? 3। इसको लेके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हमें क्या बताएगी? वेरी गुड। वेंट्रिकुलर मैं लिख सकता हूं डीपोलराइजेशन, इसको तो हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें,
एक्चुअली यहाँ पे वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होते हैं तो उसमें एक वेव है कि एक से ज्यादा है, QRS कितनी वेव है। तो जब ECG में हम एक या एक से ज्यादा वेव को कंबाइन करते हैं ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। सो व्हेन वन और मोर देन वन वेव दे कंबाइन टुगेदर दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसके बाद देखें, वेंट्रिकल जब डीपोलराइजेशन कर रही होती है तो उसको हम QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इधर से वेंट्रिकल क्या स्टार्ट कर चुके हैं और कर रही है, ऐसा क्या नहीं। और जब ये एंड ऑफ द S वेव पे आता है तो हम कहते हैं वेंट्रिकल कंप्लीट देयर डीपोलराइजेशन। ये बात नहीं समझ गए कि नहीं? QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रही होती है और जब S की एंड आती है ना तो हम कहते हैं कि वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डीपोलराइज्ड हो चुके हैं। अब ये बात फर्क है कि नहीं? अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल अपना क्या खत्म करती है, मुझे रिस्पांस चाहिए इन लोगों से। अगर इस तरह जाएंगे मैं तो खत्म कर लूंगा, फिर बाद में आपको कि सर ने क्या कहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से ही आप लोग सीख के जाएं ताकि घर में फिर जरूरत ही ना पड़े। जहाँ पे हम आधा घंटा लगाएंगे, 1.5 घंटा लगाएं, लेकिन चीज समझ के जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही होती है और जब ये डीपोलराइजेशन क्या करती है, खत्म, तो S वेव की एंड आएगी कि नहीं। अब इस डीपोलराइज स्टेट में वेंट्रिकल कुछ देर तक पड़ी रहती है। मेरी बात क्लियर है? वेंट्रिकल जब डीपोलराइजेशन कर रही होती है तो QRS कॉम्प्लेक्स आता है। वंस दे फिनिश देयर डीपोलराइजेशन दे स्टे इन दैट स्टेट फॉर अ व्हाइल। तो फिर उस टाइम पे ECG में फर्क हो नहीं पड़ेगा। तो अपवर्ड वेव, डाउनवर्ड वेव, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अब ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल कंप्लीटली डीपोलराइज है। क्या है? कंप्लीटली। यहाँ पे मतलब कंप्लीटली डीपोलराइज नहीं है, डीपोलराइजेशन हो रही है QRS में, और इसका मतलब कि वेंट्रिकल कंप्लीटली डीपोलराइज्ड है। फिर इसके बाद वेंट्रिकल क्या करेंगे? रीपोलराइजेशन करेंगे। तो फिर चेंज आएगा कि नहीं? वो T वेव होती है। क्या होती है? T वेव। तो देखें यहां से S से लेके कहां तक, T, इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को ST सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ST सेगमेंट। तो आप लोगों ने यहां से देखना है, दैट इज कॉल्ड ST सेगमेंट। हाँ जी, ST सेगमेंट का मतलब ये है वेंट्रिकल आर डीपोलराइज्ड। क्या है? वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड। तो वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड, हाँ जी। अच्छा स्टूडेंट ये है जो यहाँ पे नोट करे कि ऊपर वाले को लिखा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वो हो रही है। और जब वेंट्रिकल एक दफा डीपोलराइज हो गए हैं तो फिर उस स्टेट के अंदर कुछ देर तक ये पड़े रहते हैं। तो मतलब ये है कि रीपोलराइज होने से पहले फॉर अ व्हाइल इट रिमेन इन डीपोलराइज स्टेट, उसको हम ST सेगमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और आखिर में लेके T वेव। तो T वेव क्या है? वेंट्रिकुलर, वेरी गुड, रीपोलराइजेशन। तो जब आप लोग NRE स्टेप 2 में जाते हैं, पहले तो एग्जामिनर के सामने ये चीजें आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, P वेव क्या है, ST सेगमेंट क्या है, QRS क्या है। अब समझ गए कि नहीं? अब इसमें एक चीज देखे, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन भी है। एट्रिया सिस्टोल है बट डायस्टोल नहीं है, ऐसा है कि नहीं? तो आप लोगों ने आंसर ये करना है, यहाँ पे वेंट्रिकल एट्रिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? P वेव। फिर AB नोडल डिले है, तो जब डिले खत्म होगी तो एट्रिया क्या होगी? रिलैक्स होगी, रीपोलराइज होगी। लेकिन जब एट्रिया की रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है उस टाइम पे वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रही होती है। तो वेंट्रिकल पावरफुल चेंबर्स है, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एट्रिया की जो रीपोलराइजेशन है वो उनको हाइड कर देती है। क्या कर देती है? हाइड। तो हमें ECG में नजर नहीं आती। तो अगरचे एट्रिया की रीपोलराइजेशन होती है बट दे आर हाइड बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसलिए वो हमें ECG में नजर नहीं आती। ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द नॉर्मल वेव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस इन द ECG। ECG की एक स्ट्रिप में, नॉर्मल स्ट्रिप में 3 चीजें होती है। कितनी? 3। इसमें 2 वेव्स हैं, एक P वेव है, एक T वेव है। एक P है और एक T वेव है। एक इसमें कॉम्प्लेक्स है, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स है। और इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक PR सेगमेंट है या PR इंटरवल है और एक को हम ST सेगमेंट कहते हैं। अब क्लियर है कि नहीं? ST सेगमेंट ये हमें ये बताती है कि वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड। क्या होते हैं? वेंट्रिकल आर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड। अब देखें अब क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये P वेव एब्सेंट है ECG में। P वेव एब्सेंट का मतलब ये है कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, और वो इसलिए भी नहीं हो सकती कि एम्पल्स कहाँ से नहीं आए हैं? S एनोड से। तो P वेव एब्सेंट का मतलब S एनोडल ब्लॉक होता है। क्या होता है? S एनोडल ब्लॉक होता है ECG के अंदर। कि जब S एनोड एम्पल्स नहीं देगा तो P वेव के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो इसको हम S एनोडल ब्लॉक कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब और से सुने, जहां पे अगर हम ऐसी ECG को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ECG है जिसमें हमें P वेव प्रॉपर नजर नहीं आ रही और उस ECG में हार्ट रेट भी क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? उसको कहते हैं SVT, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। नाम सुना है कि नहीं? ये लास्ट टाइम NRE 2 में ये क्वेश्चन आया है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। उसकी ECG हमें कैसे नजर आएगी, उसकी फाइंडिंग क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास के अंदर। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा मिसाल के तौर पे बताता हूँ, गौर से सुने।
ये दोनों वेंट्रिकल है और ये दोनों एट्रिया है। और से सुने, अगर एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कौन सी चीज ओवर फायर करे, ऐसे नोट, या ऐसा प्रॉब्लम जिसमें किस चीज की सेल फायर करे, एट्रिया सेल हो सकता है कि नहीं, एट्रिया सेल, या वो लेफ्ट एट्रिया हो या राइट एट्रिया हो। और कभी कभार कुछ लोगों में ये एक पैथोलॉजी है कि इस एट्रिया सेल के अलावा विद इन द एट्रियम एक एरिया होता है जो फायर करता रहता है, इसको जंक्शनल साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शनल साइट। ये कुछ लोगों में होता है कि एट्रिया सेल तो हम समझ आ रही है, एट्रिया सेल हम सब में है, अगर वो एक्स्ट्रा फायर करेंगे तो एट्रियल फायरिंग कहलाएंगे। कभी कभार इस एट्रिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो एट्रिया के सेल खुद नहीं होते, लेकिन जगह कहाँ पे घेरा हुआ है, एट्रिया के अंदर, उसको जंक्शनल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शनल एरिया। तो अब देखें, ऐसा कंडीशन जिसमें हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो जाए या नॉर्मल रहे, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिदम। लेकिन एरिथमिया हो, इसमें हार्ट रेट या ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं क्या चीज समझाने जा रहा हूँ, वो ये समझाने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा एरिथमिया जिसमें ओरिजिन क्या हो, ऐसे नोड हो, जिसमें ओरिजिन क्या हो, या जिसमें ओरिजिन एट्रिया की सेल हो, या जिसमें ओरिजिन जंक्शनल एरिया हो। कितनी चीजें बताई हैं? पहला कौन सा था? ऐसे नोड। सेकंड कौन सा है? और थर्ड नंबर जंक्शन एरिया। तो अब ये तीनों के तीनों एरिया वेंट्रिकल के साथ है कि वेंट्रिकल के ऊपर है? ऊपर है। वेंट्रिकल तो नीचे है, तो जो चीज वेंट्रिकल के ऊपर हो तो उसको हम सुप्रा कह सकते हैं कि नहीं? सुप्रा मीन एबव। सुप्रा मीन एबव। किस चीज के एबव? एट्रिया के वेंट्रिकल, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर है। क्या है? सुप्रा वेंट्रिकुलर। इसको कहते हैं एरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसको हम SVA कहते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब फिर ऐसा सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया जिसमें पेशेंट की हार्ट रेट क्या हो, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसको SVT कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड के साथ पढ़ेंगे ना, एवरीथिंग विल बी ओके। तो SVT में मसला एट्रिया के एरिया से है कि वेंट्रिकल? तो ECG में P वेव का मसला है QRS, तो SVT में हमेशा QRS नॉर्मल होता है, उसमें QRS का मसला नहीं है, क्योंकि वो वेंट्रिकल का इशू नहीं है, उसमें हमें P वेव प्रॉपर नजर नहीं आएगी, क्योंकि मसला एट्रिया का है। चाहे वो एट्रिया सेल का हो, चाहे ऐसे नोड का हो, चाहे जंक्शनल एरिया हो, मसला तो सुप्रा वेंट्रिकुलर है ना, अबव द वेंट्रिकल है, तो मसला एट्रिया का है ना। तो फर्क किस पे पड़ेगा? P वेव पे, QRS पे फर्क हो नहीं पड़ेगी। अब कुछ समझ आ रही है कि नहीं? ECG प्रॉपर पढ़ने से पहले ये चीज समझनी है कि SVT क्या है, SVA क्या है। इसको हम सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया या सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये दोनों कहते हैं। तो इसमें या तो ओरिजिन ऑफ द रिदम एट्रिया भी हो सकती है, ऐसे नोड भी हो सकती है, और जंक्शनल एरिया भी हो सकती है। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा कंडीशन जिसमें हार्ट रेट क्या हो, ज्यादा, लेकिन उसका ओरिजिन कहां से हो, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो जब आप लोग किसी चीज की डायग्नोसिस बनाते हैं ना, पहले ये देखते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, उस ओरिजिन की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसका मसला क्या हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है उसकी पंपिंग एक्टिविटी है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, और पंपिंग ये तब करेगा जब इसकी मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई मिलेगी। और ये भी तो सबको पता होना चाहिए कि हार्ट का जो मायोकार्डियम है, इनको ब्लड देना, दैट इज द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कभी कभार ब्लड की सप्लाई हार्ट को इतनी कम हो जाती है कि जिस पे हार्ट की जो लोकल सेल है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आप लोग जब NRE स्टेप 2 में जाते हैं तो 90% आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद मुझे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ECG आ जाए, क्योंकि हार्ट अटैक पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है और ये कार्डियोलॉजी के अंदर एक डेली प्रेजेंटिंग चीजें होती है। तो MI की जो ECG है वो आप लोगों को अच्छी आनी चाहिए। और MI के अंदर ECG पे जो फर्क पड़ता है वो इस ST सेगमेंट पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ST सेगमेंट। तो ST सेगमेंट एलिवेशन ज्यादा होती है। क्या होती है? ST सेगमेंट एलिवेशन। कुछ MIs ऐसे होते हैं ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिसाल के तौर पे एक बात बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। एक किस्म की MI है जिसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल MI। एक का नाम क्या होता है? ट्रांसम्यूरल। नाम सुना है क्या नहीं? और एक को हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल MI। ये आप लोगों से वाइवा में पूछते हैं, ट्रांसम्यूरल MI एंड सब एंडोकार्डियल MI। और से सुने, MI का मतलब क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन मीन सेल डेथ को कहते हैं। अब अगर ऐसा MI जिसमें होल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम इन्वॉल्व हो, जिसमें मायोकार्डियम का मेजर एरिया इन्वॉल्व हो, इसको ट्रांसम्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल। तो आप लोगों ने आंसर देना है कि सर अगर हार्ट के मायोकार्डियल सेल की डेथ हो चुकी है एक पूरी थिकनेस के अंदर, होल लेयर के अंदर, तो ट्रांसम्यूरल है। और ऐसा MI जो मायोकार्डियम का एक पार्शियल एरिया को डैमेज कर चुकी है तो उसको हम सब एंडोकार्डियल कहते हैं। तो सब एंडोकार्डियल इज अ माइनर अटैक। ये क्या है? माइनर अटैक, और ये मेजर अटैक होता है।
तो मेजर अटैक का मतलब, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मायोकार्डियम लेयर का 75+ से ज्यादा एरिया इन्वॉल्व है तो क्या है, ट्रांसम्यूरल है, और अगर 50% से कम है तो वो सब एंडोकार्डियल है। ठीक है जी। तो आप लोग के ख्याल में इन दोनों में से डेंजरस कौन सा है, ट्रांसम्यूरल है। तो इन दोनों की वजह से ईसीजी के अंदर वाज़ेह फर्क किस में आएगी, ट्रांसम्यूरल में आएगी। तो ट्रांसम्यूरल के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। क्या होती है, एसटी सेगमेंट। नॉर्मली एसटी सेगमेंट इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, बट अगर ये अपनी जगह से हट के ऊपर की तरफ जाए, एलिवेट करे, तो फिर इसका मतलब ट्रांसम्यूरल टाइप एमआई है। तो आप लोग को पता है इसको हम कहते हैं, देखें इसमें कौन सा पार्ट खराब होगा, देखें गौर से सुने, मैंने एसटी सिर्फ लिखा, फिर ये डिप्रेस होगा कि एलिवेट होगा। तो एसटी एलिवेशन और है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसको लोग एसटी में कहते हैं। एसटी एलिवेशन एमआई लोग इसको कहते हैं। तो एसटी एलिवेशन एमआई वो कंडीशन है जिसमें मायोकार्डियम का एक मेजर पार्ट जो है वो डेड हो चुका हो, इसको ट्रांसम्यूरल टाइप एमआई कहते हैं। ये बातें समझ रहे कि नहीं। और अगर मायोकार्डियम का एक माइनर सी जगह इन्वॉल्व है तो उसके अंदर अगरचे एमआई है बट एसटी सेगमेंट पे अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, इसको नॉन या एनस्टीमी कहते हैं। तो एसटी एलिवेशन एमआई भी हो सकती है और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई भी हो सकती है। एसटी एलिवेशन तब होगी अगर एमआई की नेचर कौन सी है, ट्रांसम्यूरल है, और अगर सब एंडोकार्डियल है तो उसमें एसटी एलिवेशन एलिवेटर नहीं हो सकती। तो सवाल ये बन गया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वो हम ईसीजी पे डिसाइड नहीं करते। कुछ लोगों में एमआई भी होती है बट फिर भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होती। तो द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज कार्डियक मार्कर टेस्ट। क्या करेंगे, कार्डियक मार्कर, लाइक ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, CKMB हम ये करते हैं। और ये बात मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि चाहे एंजाइना है चाहे एमआई है, दोनों के अंदर जो पेन है वो लेफ्ट साइड पे रेडिएट करता है। तो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 आवर आफ्टर चेस्ट पेन वो ईसीजी है, बट ECG finding will not finalize the diagnosis of MI until unless we do not go for cardiac marker test। ये हमें डायग्नोसिस के अंदर सपोर्ट जरूर दे सकती है लेकिन ये हमें पिन पॉइंट एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बता सकती। ये बात समझ गए कि नहीं। तो एक एसटी एलिवेशन और एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, तो हमें इस एसटी को ये देखना पड़ता है। एक और चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इधर देखें, अगर एक ECG है जिसमें टी वेव क्या हो जाए, टाल हो जाए, हो सकती है कि नहीं। ECG वेव टाल टी वेव, दैट इज अ साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया। क्या होता है, हाइपरकैलेमिया। When potassium level is very high in the blood, it directly damage the cells of the heart, कार्डियोटॉक्सिक है, और ये ECG वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को डैमेज करती है। तो हाइपरकैलेमिया के अंदर टाल टी वेव होती है। क्या होती है, टाल टी वेव। ये आप लोग नाम भी याद करेंगे, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि ECG वेव के अंदर हमें टी वेव इन्वर्जन मिलती है। क्या मिलती है, टी वेव इन्वर्जन। और इस टी के साथ एक पैथोलॉजिकल क्यू वेव आती है। कौन सी, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। अभी हमें आप लोगों को बताऊंगा उस पिक्चर के अंदर ये हाइपोकैलेमिया होता है। क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ये तो पता चल गया कि जब हम पोटासियम लेवल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखते हैं और पोटासियम देखते हैं तो हमें ECG के अंदर मिनिमम टी वेव को फोकस करना है कि टाल टी वेव हाइपरकैलेमिया है और टी वेव इन्वर्जन हाइपोकैलेमिया है। ठीक है जी। इसमें देखें मिसाल के तौर पे दिस इज पोटासियम, ये नॉर्मल बंदे में 3.5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये पोटासियम का नॉर्मल रेंज है। अगर पोटासियम 5.5 से ज्यादा हो किसी के ब्लड में तो हाइपरकैलेमिया है, और अगर 3.5 से कम है तो उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है ना, उसका पोटासियम 6 आ जाए, क्या आ जाए, 6, तो क्या है, हाइपरकैलेमिया। बट वो टी वेव को इतना टाल नहीं करेगी अनटिल अनलेस वो 6.5 को क्रॉस ना करे। ये भी याद रखें कि 5.5 से लेके 6.5 तक इसको माइल्ड हाइपरकैलेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइल्ड। तो उसमें पोटासियम ज्यादा जरूर है बट इतना भी नहीं है कि वो ECG के अंदर टाल टी वेव प्रोमिनेंट कराए। ये तब होता है जब ये 6.5 को क्रॉस करे, और जब पोटासियम 7 पे चले जाए तो फिर 99% चांस होता है कि पेशेंट को एरिथमियाज हो जाए। क्या हो जाए, एरिथमियाज हो जाए। इसलिए एरिथमिया के ड्रग में पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोटासियम चैनल ब्लॉकर। आप लोगों ने अमायोडेरोन ड्रग का नाम सुना है कि नहीं, अमायोडेरोन इज अ पोटासियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चले जी, एनीवन कैन टेल मी इस क्यू वेव से किस चीज की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है, एक्सीलेंट, और QRS पे खत्म हो जा रही है, और इस टी वेव पे वेंट्रिकल क्या खत्म हो रही है, हाँ जी, एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अगर मैं एक आसान वर्ड में बता दूं कि क्यू वेव से लेके एंड ऑफ द टी वेव तक इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो ठीक है कि गलत है, सही है, क्योंकि वेंट्रिकुलर इवेंट्स के अंदर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों आती है। अब मुझे ये बताएं इस क्यू से लेके कहां तक, टी तक, इसको हम QT इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, QT इंटरवल कहते हैं। और ये ECG के अंदर ये भी अगर किसी ने याद रखना है, ECG में बॉक्सेस होती है कि नहीं उसकी पेपर में, तो QT इंटरवल एक हेल्दी पर्सन में तकरीबन 2 से लेकर 3 बिग स्क्वायर के बराबर होता है। कितना, 2 to 3 बिग स्क्वायर।
कि एक पेशेंट की जो ईसीजी है उसमें क्यू से लेकर टी के एंड तक 3 से ज्यादा ब्रिक स्क्वायर नहीं आने चाहिए। अगर वो 5 ब्रिक स्क्वायर है तो फिर भी गलत है, अगर वो मतलब यह है कि 1 ब्रिक स्क्वायर है फिर भी गलत है। तो मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, 2 to 3। इसका मतलब यह है, आप लोग मुझे ये बताए अगर ईसीजी में ये क्यूटी इंटरवल 8 ब्रिक स्क्वायर के बराबर आ जाए, कितना 8, तो फिर ये शॉर्ट है कि प्रोलॉन्ग है? तो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन वीक है कि स्ट्रांग है? हाँ सोचे, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन कमजोर है इसलिए इसमें टाइमो ज्यादा लग रहा है। और कंट्रैक्शन में कौन सा काम करता है? कैल्शियम। फिर हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। तो जिस बंदे के ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम होती है, हाइपोकैल्सीमिया, इसमें प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होता है। क्या होता है? प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। आसान है कि नहीं? देखिए ये आप लोगों ने पढ़ी है, जैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल दैट इज द साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। एक किसके अंदर होता है? हाइपोकैल्सीमिया। अगर ये क्यूटी इंटरवल ईसीजी लीड में छोटे छोटे हो, 1 स्क्वायर के, 2, 1.5 स्क्वायर के, इसको शॉर्ट क्यूटी इंटरवल कहते हैं। तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल मीन कि वेंट्रिकुलर इवेंट्स क्विकली हो रहे के स्लोली? क्विकली। तो कैल्शियम लेवल क्या है? ज्यादा। तो हाइपर कैल्सीमिया में लेके शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। क्या होता है? शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। तो आप लोगों ने आप आंसर करने हैं कि टाल टी वेव दैट इज हाइपरकैलेमिया, इन्वर्टेड टी वेव यस विद पैथोलॉजिकल यू वेव। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यह बताना है कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल ये हाइपोकैल्सीमिया है और शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हाइपरकैल्सीमिया है। अब याद रहेगा कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के अंदर ये 2 चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, एक पोटासियम चेंजेस है और एक कैल्शियम चेंजेस है। ये दोनों जो है ये ईसीजी के अंदर जरूर आते हैं और आप लोगों ने जस्ट पोटासियम के लिए हम टी वेव को फोकस करते हैं, कैल्शियम के लिए हम क्यूटी इंटरवल को फोकस करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन वगैरह है? ओके। कभी कभार आपको सर ईसीजी देता है ना, वहां पे प्रैक्टिकली या वो लैपटॉप पे, हाँ रियल पेशेंट की ईसीजी नहीं आती। ये कभी भी एनआरई 2 के अंदर आज के दिन तक नहीं हुआ कि आपको रियल पेशेंट की ईसीजी दे दें। वो आपको ईसीजी पिक्चर लैपटॉप पे जो है ना, इस तरह पिक्चर की शक्ल जिस तरह हम कर देना, वो लैपटॉप पे उसने ऑन की होती है और नीचे पेज पे केस लिखा होता है कि केस पढ़े और इसके मुताबिक ईसीजी देखे, तो आप लोगों ने फिर डायग्नोस करनी होती है। इतना मुश्किल वो नहीं देते। ठीक है जी। जो कॉमन ईसीजी है वो आप लोगों को यकीन करे, कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि पी वेव क्या है, क्यूआरएस क्या है। तो मतलब बेसिक्स आप लोगों ने पहले अच्छे करने हैं। कभी कभार एग्जामिनर क्या होता है वो आपको पता है, जब गलत करते हैं वो फिर आपसे ये पूछते हैं कि आप बताएं कि आपको ईसीजी में क्या आता है। अगर आप उसको ये बताएं कि सर पी वेव एट्रिया की ये है, क्यूआरएस ये है, ठीक, तो उनको ये पता चलेगा कि पढ़ के तो आया है बट उसने डायग्नोज नहीं की। तो आपको अगर वो पास नहीं करेगा, नंबर अच्छे देंगे, दूसरे स्टेशन पे इफेक्ट पड़ता है इससे। ठीक है जी। तो आप लोगों ने बेसिक्स तो याद करनी है। कुछ लोगों को बेसिक्स भी नहीं आते। ठीक है जी। तो पहले बेसिक्स समझने फिर हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखे ना, आप लोगों ने ये चीज समझी है ना, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई कि यार अब देखे हमने कौन सी पैथोलॉजी में कहां पे फोकस करना है। ठीक है जी। अगर ये ना समझते तो फिर हमें पता ना चलता। ठीक है। कभी कभार वो ईसीजी दिखाते हैं और आपको सिंपल ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये बता दे कि इस ईसीजी में रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर है। नंबर 1 पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर ये पूछते हैं हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट, इसकी हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 2 चीजें वो पूछते हैं। आजकल जो ईसीजी हम करते हैं तो जो मशीन है वो हार्ट रेट खुद ब खुद निकालता है और ईसीजी के टॉप पे देखें तो हार्ट रेट लेकर आता है, पेशेंट की नाम के साथ नीचे HR मीन हार्ट रेट आता है। बट आप एज अ डॉक्टर अगर मशीन ना भी बताए फिर भी आप ईसीजी स्ट्रिप को देके क्या मालूम कर सकते हैं? हार्ट रेट। तो अब हेडिंग दे दे हार्ट रेट एंड रिदम, कि हम इसको कैसे मालूम करते हैं और इसका तरीका क्या है। तो अब हार्ट रेट और रिदम के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा कि कैसे मालूम करते हैं और इसके पीछे जो ट्रिक है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट ईसीजी। ईसीजी इंटरप्रिटेशन से पहले ये चीजें बहुत मैटर करती है, ये आनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें मिसाल के तौर पे हम रिदम को देखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले कि रिदम है क्या या रिदम जो है वो किसी ईसीजी में हम कैसे मालूम करते हैं। इधर देखिए मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैं एक स्ट्रिप आप लोग को ड्रा करने जा रहा हूँ, लेकिन इस स्ट्रिप के अंदर सबसे मेरा जो मेन मतलब है ना, वो मैं आप लोगों को आर वेव दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? आर वेव। आप लोग अब ये ना कहे कि इसमें पी नहीं है, डी नहीं है, मैं जस्ट आर वेव को फोकस कर रहा हूँ। किस चीज को? आर वेव। देखिए अब एक ईसीजी स्ट्रिप तो मैंने जनाब आप लोगों को इसको कहते हैं स्ट्रिप नंबर 1। इसको डायग्राम्स के साथ हम सीखेंगे। अगर आप लोग आज ये सीख जाए ना, इंशाल्लाह वो फिर आगे जिंदगी भर काम करेगा। आप लोगों ने कहीं पे प्रैक्टिस भी करनी हो इस तरीके से करना है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में अब देखिए एक और ईसीजी स्ट्रिप में ले रहा हूँ, आप लोग ये भी ड्रा करें। ठीक है जी। अब ये एक और ईसीजी स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये भी आप लोग ड्रा करें। ठीक है जी। और एक स्ट्रिप ये है, ये भी आप लोगों ने ड्रा करना होता है। ठीक है जी। अब 2 स्ट्रिप्स हो गए। अब इसके बाद 3rd नंबर स्ट्रिप ले रहे हैं। 3rd नंबर स्ट्रिप के अंदर ईसीजी अगर हम ड्रा करते हैं मिसाल के तौर पे ऐसे, मिसाल के तौर पे 3rd नंबर स्ट्रिप है। ठीक है जी।
और इसके साथ चले मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक और भी जनाब स्टेप ड्रा करने लगा। ये तीन हमने अभी समझने हैं, इन तीनों को हम हार्ट रेट की या रिदम के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब आपको ईसीजी पकड़ाई जाती है ना, अभी मैं आप लोगों को ना जब रियल इमेजेस दिखाऊंगा या इमेजेस के अंदर इंटरप्रिटेशन, तो सारी बातें अभी हम जस्ट पारावार बताएंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे, बट वहां पे पिक्चर में देखने से पहले ये आनी चाहिए कि हम क्या देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, हम ईसीजी पेपर को जब देखते हैं, ईसीजी पेपर, तो आप लोगों को तो पता है इसमें बिग स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? बिग स्क्वायर। मिसाल के तौर पे ये एक ईसीजी है और इसके अंदर हम बिग स्क्वायर देख रहे हैं, ऐसे आएंगे कि नहीं? मतलब ये बिग स्क्वायर है, ऐसे देखिए ये बिग स्क्वायर है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप किसी भी ईसीजी के अंदर किस चीज को पॉइंट आउट करेंगे? रिदम। तो आपने सबसे उससे पहले जो ईसीजी स्टेप है उसमें आर वेव को पॉइंट करें। कौन से? आर वेव। ये स्टेप से मिसाल के तौर पे ये एक आर वेव है, ये सारे के सारे जो प्रोमिनेंट है ये मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है, ये आर वेव है। फिर हर दो आर वेव के दरमियान नंबर ऑफ बिग स्क्वायर को देख लें कि कितना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिग स्क्वायर कितने हैं? 3 है। अब पूरे स्ट्रिप में 3 है कि कहीं पे 2 1 भी है पूरे में? अगर नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 कंसेक्टिव आर, अगर वो सेम आर हो, इसको रेगुलर रिदम ईसीजी कहते हैं। क्या कहें? रेगुलर रिदम ईसीजी। इसका मतलब ये जो स्टेप नंबर 1 है, इसकी जो रिदम है वो क्या है? वो रेगुलर है। हम कहें सेम डिफरेंट नहीं, हम कहेंगे कि बिग स्क्वायर बिटवीन आर इज सेम, दैट इज व्हाई माय दिस ईसीजी हैज ए रेगुलर रिदम ईसीजी। ये क्या है? रेगुलर रिदम ईसीजी है। अब इधर देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने बिग स्क्वायर अब मालूम करने हैं, बिग स्क्वायर। अब देखिए बिग स्क्वायर मालूम करने हैं, अब इस तरह आते हैं और मैं कहता हूँ कि इस तरह चलते रहें। तो बिग स्क्वायर कितने हैं और हर एक में कितने हैं? तो ये क्या है? रेगुलर रिदम ईसीजी है। तो अब इससे आप लोग निकल आए कि जिस ईसीजी में बिग स्क्वायर 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 20 हो, लेकिन हर 2 आर के दरमियान सेम हो, तो वो रेगुलर रिदम ईसीजी है। अब ये भी रेगुलर रिदम है और ये भी रेगुलर रिदम है। कुछ लोगों ने रट लिया होता है कि 3 4 है लेकिन 10 8 वाले एबनॉर्मल है। ऐसा है कि नहीं? अगरचे वो एबनॉर्मल किसी और चीज के लिए होंगे, बट रिदम उसका क्या है? रेगुलर है। बस ये चीज समझनी है जो आप लोग को कंफ्यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे इस ईसीजी को देखते हैं, शाबाश। अब ये ईसीजी देखे, इसमें कितने हैं? हाँ 2। तो रेगुलर है कि इर्रेगुलर? ये भी रेगुलर रिदम ईसीजी है। तो ये बात सबको क्लियर हो गया कि इफ द नंबर ऑफ बिग स्क्वायर नो मैटर इट इज 1 और 100, ठीक है, बट कंसेक्टिव आर्स के दरमियान वो इक्वल हो, सेम हो, तो वो रेगुलर रिदम ईसीजी है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसके लिए जो रेगुलर रिदम है वो क्या है? दैट इज रेगुलर। ये सारे क्या है? रेगुलर रिदम ईसीजी है। अब आते हैं उसकी हार्ट रेट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? हार्ट रेट। अब जो हार्ट रेट है, अब वो हम वो ईसीजी के लिए मालूम कर रहे हैं जिसकी रिदम क्या है? रेगुलर है, जिसकी रिदम रेगुलर है। इसके बाद हम एक ईसीजी पढ़ेंगे जिसका रिदम इर्रेगुलर है, तो उसका हार्ट रेट मालूम करने का तरीका अलग है। तो आप लोग जब हार्ट रेट मालूम करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो ईसीजी आप देख रहे हैं वो रेगुलर रिदम है या इर्रेगुलर रिदम है, फिर जाके हम हार्ट रेट बाद में मालूम करते हैं। ये बात सबको क्लियर है? आप गौर से सुने। हार्ट रेट जो रेगुलर रिदम ईसीजी होता है ना, रेगुलर रिदम ईसीजी, तो इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, कौन सी? बिग स्क्वायर बिटवीन आर किसके दरमियान? आर के दरमियान, ठीक है, डिवाइड बाई, या इस तरह फॉर एग्जांपल एक मिनट, इसका जो फार्मूला है 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, बीएस मतलब बिग स्क्वायर बिटवीन आर इंटरवल। ऐसा है कि नहीं? आर इंटरवल, ये आप लोगों ने फार्मूला फिक्स याद रखना है। ये इसका फार्मूला है कि आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे। अब देखें, हम अब इसके बारे में इसका हार्ट रेट मालूम करते हैं। तो शबस इसके लिए 300 तो फिक्स है ना, ये तो फार्मूले के अंदर आएगा। अब मुझे ये बताए कि इसमें बिग स्क्वायर कितने हैं? हर आर के दरमियान 3। अब ऐसा कुछ लोग करते हैं, वो यहाँ पे इन सबको प्लस करता है कि 3 + 3 6 9 12 इस तरह जाते रहते हैं। ये नहीं, हमने 2 आर के दरमियान लेना है। तो अब ये कितना है? 3। तो 3 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इस बंदे का हार्ट रेट 100 है, दैट इज नॉर्मल। मतलब 60 to 100 इज नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल हार्ट रेट है। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको मालूम करते हैं। 300 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? दैट इज 60, ठीक है। ये भी नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल आ जाए, अगर ये 4 होते तो 75, इस तरह था क्या? नहीं, तो नॉर्मल है। चलिए इस ईसीजी में बताए इसका हार्ट रेट 300 डिवाइड बाई दैट इज टैकीकार्डिया। ये क्या है? टैकीकार्डिया। तो जब किसी भी ईसीजी के अंदर हार्ट रेट अगर वो 100 से ज्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं। याद समझ गए कि नहीं? तो टैकीकार्डिया का मतलब ये है इंक्रीज हार्ट रेट, के हार्ट रेट क्या है? वो इंक्रीज है। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपोर्टेंट हैं। अब आप लोगों ने यहाँ से एक चीज देखनी है, इस ईसीजी में पी वेव है कि नहीं? ये क्या है?
ये सारी क्या है, पी वेव। और ऐसा ईसीजी जिसके हर स्ट्रिप में क्या हो, पी वेव। तो ये इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से है कि नहीं, इसको कहते हैं साइनस इम्पल्स। कौन सा, साइनस। और ऐसा ईसीजी जिसमें पी वेव है वो साइनस है, साइनस रिदम है, रेगुलर है, और वो हार्ट रेट उसका क्या है, तो उसको साइनस टैकिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनस टैकिकार्डिया। साइनस इसलिए कहते हैं कि उसमें पी वेव है। क्या इसलिए कहते हैं इसमें पी वेव है, और पी वेव ये हमें बता रही है कि जो इम्पल्स है वो एस ए नोड से आ रहे हैं, साइनो एट्रियल नोड से आ रहे हैं। तो साइनो मीन साइनस। तो जिस ईसीजी में पी वेव है वो साइनस है, और उसका हार्ट रेट 100 से क्या है, ज्यादा, तो साइनस टैकिकार्डिया है, दैट इज कॉल्ड टैकिकार्डिया। अब क्लियर है कि नहीं, ये चीज आप लोग को। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे बिग स्क्वायर जो है, बिग स्क्वायर वो 6 होते, 6, तो फिर कितना आता, 50, वो फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया है। क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो एक तो हमें ये देखना है कि ईसीजी इज रेगुलर आर इरेगुलर। आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ कि जो रेगुलर रिदम है वो हम आर के दरमियान बिग स्क्वायर देखेंगे और फिर 300 पे उन बिग स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आप लोगों को ये पता हो कि अब ऐसा करें, हार्ट रेट इज इक्वल टू, अब एक बिग स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, एक बिग स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ये भी और से सुने। तो अगर मिसाल के तौर पे एक बिग स्क्वायर है उसमें 5 स्मॉल स्क्वायर है, तो मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि 1500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस एस स्मॉल स्क्वायर बिटवीन आर आर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो 1500 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे कितना है, तो ये कितना आएगा, कितना रहे, 100 आएगा कि नहीं, 500 आएगा। ठीक है। हाँ, अब स्मॉल स्क्वायर के लिए एक तरीका और है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे 300 ये बिग स्क्वायर के लिए है। ठीक है जी। और अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब देखिए 500 आ रहे। ठीक है जी। अब स्मॉल स्क्वायर के लिए हमने अलग फार्मूला बताना है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम जाते हैं ना, प्रैक्टिकली हम बिग स्क्वायर, अब जब आप ईसीजी देखते हैं तो उसमें स्मॉल स्क्वायर एक बिग स्क्वायर में 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। अब ये मैं आप लोग को सिखाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि उस 25 का हम 5 लेते हैं, तो 5 5 आर 25। एक बिग स्क्वायर में हम 5 स्मॉल स्क्वायर लेते हैं। वो भी मैं प्रूफ करता हूँ कि वो कैसे होता है। वो इस तरह देखे, एक बिग स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर का हार्ट रेट हम अलग मालूम करेंगे, लेकिन पहले हम बिग स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ईसीजी मशीन लगाते हैं ना, ईसीजी जिसमें हम पेपर रखते हैं, मेरी बात समझ गए, तो जो पेपर दूसरे साइड निकलती है ना, तो एक बिग स्क्वायर जब वो दूसरे साइड निकलता है ना, तो 0.2 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 0.2। ये इसका फिक्स टाइम होता है। ये हमने मशीन को सेट ऐसे किया होता है। ठीक है जी। अब पहले बिग स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल स्क्वायर हम डायग्राम से सीखते हैं। ठीक है जी। कि स्मॉल स्क्वायर को हम कैसे काउंट करेंगे और उसका हार्ट रेट कैसे आता है। लेकिन इस अभी तक कि अगर आर के दरमियान बिग स्क्वायर एक जैसे हैं तो रेगुलर रिदम ईसीजी है, और उसका हार्ट रेट मालूम करने का सिंपल तरीका है कि 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी तो वो आपका हार्ट रेट है। अगर वो 60 और 100 के दरमियान है वो नॉर्मल है, अगर 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है, अगर 100 से ज्यादा है तो टैकिकार्डिया है। ये तो क्लियर है यहाँ तक कि नहीं। एक और चीज आप लोग को बता रहा हूँ, इसकी तरफ आ रहे, लेकिन अब एक और स्टेप देखिए। इस स्टेप के अंदर ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसको हम ऐसा ड्रा करते हैं। मिसाल के तौर पे एक और ईसीजी स्टेप है और इसको हम ऐसे ड्रा करते हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। देखें, ईसीजी स्ट्रिप है, हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं। अब देखें, अब इस ईसीजी को देखते हैं। इसमें जो रिदम है ना, रिदम वो आप लोगों ने पहले देखना है। तो रिदम मालूम करने का तरीका क्या बताया था कि हमें आर वेव को देखना है ना। तो इसमें आर वेव पहले पॉइंट आउट करें। देखिए यहाँ पे आर वेव है, ये भी आर वेव है, ये भी आर आर है। ठीक है जी। सारे आर वेव पॉइंट आउट करने हैं कि नहीं। अब इसके दरमियान देखिए बिग स्क्वायर एक जैसे है नहीं है, इसको इरेगुलर रिदम ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेगुलर। ओके। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 है, कितने हैं, 3। बिग स्क्वायर कितने हैं, 3 है। अगर यहाँ पे भी 3 होते, मिसाल में दे रहा हूँ, एक्चुअल है नहीं, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे कितने होते, 3, और फिर यहाँ पे जाके मतलब 2 है, और यहाँ पे जाके 4 है, और फिर 3 3 आता है, 3 4 इस तरह। तो कुछ ईसीजी स्ट्रिप ऐसे होते हैं जिसके पहले 3 से 4 या 5 आर के दरमियान रिदम क्या है, रेगुलर है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इसको रेगुलरली इरेगुलर रिदम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलरली इरेगुलर, जो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो A5 के अंदर रेगुलरली इरेगुलर रिदम होता है। उसमें 4-5 आर के दरमियान इनिशियली नंबर ऑफ बिग स्क्वायर सेम होते हैं, बट जाके कहीं पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका नाम रेगुलरली इरेगुलर ईसीजी है। अब इस ईसीजी को देखें, इसमें फ्रॉम द स्टार्ट जो है मसला है कि नहीं, इस ईसीजी में फ्रॉम द स्टार्ट मसला, इसमें कोई रेगुलर की निशानी नहीं है,
ये सिंपल इर्रेगुलर रिदम ईसीजी है। ये क्या है? इर्रेगुलर रिदम ईसीजी है। इधर देखें, अब ये जो रिदम है ये रेगुलर है, इर्रेगुलर? इर्रेगुलर रिदम है, ठीक है, दैट इज इर्रेगुलर रिदम ईसीजी है। अब इसमें अगर हमने हार्ट रेट मालूम करना है, क्या मालूम करना है? हार्ट रेट, क्योंकि यहाँ पे तो हम नंबर ऑफ बिग स्क्वायर ले नहीं सकते, क्योंकि हर एक में डिफरेंट है, हर एक में डिफरेंट है। ये एनआरई स्टेप 2 में एक 2 साल पहले एग्जाम में आता और 90% स्टूडेंट ने फेल किया था। और ये आप लोग जाकर अपने सीनियर से पूछें जिनके जानने वाले एनआरई एग्जाम दिए हैं, वो आपको खुद बताएंगे यार रेगुलर रिदम हर एक रट के जाता है कि 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर। लेकिन जब ईसीजी का रिदम इर्रेगुलर हो तो हम 300 वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लेके रूल ऑफ 6 सेकंड, इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ 6 सेकंड। ये रूल आप लोगों को आना चाहिए कि 6 सेकंड रूल है, इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखें कि रूल्स ऑफ 6 सेकंड। प्लीज इस पे घर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो फिर एग्जाम डे पे जाके इंशाल्लाह आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। कि रूल ऑफ 6 सेकंड क्या होता है। देखें, इस रूल ऑफ 6 सेकंड को समझाने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ कि बेसिक्स इसके क्या है। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर ये ईसीजी के अंदर एक बिग क्या है? स्क्वायर है। अब इसके अंदर ईसीजी पेपर में लाइनिंग होती है कि नहीं? हाँ जी। और उस लाइनिंग में एक वर्टिकल लाइनिंग होती है और एक हॉरिजॉन्टल। ईसीजी पेपर ऐसे नजर आते हैं ना। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक लाइन के अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर है? 5 स्मॉल स्क्वायर है। तो हम कहते हैं लाइन है तो 5 है इसके अंदर, इस तरह 1 2 3 4 तो 25 है। बट हम एक लाइन को कंसिडर करते हैं दैट इज 5। तो 1 बिग स्क्वायर कंटेन इन अ रो 5 स्मॉल स्क्वायर। जो ईसीजी मशीन होती है ना, ये हम ऐसा सेट करते हैं, जब इससे पेपर निकलता है ना तो उस पेपर में जो क्या चीज निकलती है? एक स्मॉल स्क्वायर, वो 0.04 सेकंड लेता है। कितना लेता है? 0.04। इसको सोच प्लीज, इसको आप लोगों ने समझना भी है और गौर से सीखना है। मैं लिखता हूं कि एक स्मॉल बॉक्स जब मशीन से गुजरती है तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो 0.04 सेकंड होता है। ये फिक्स है, ये ईसीजी मशीन का स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। ये याद रखना है। अगर किसी ने गलती से या जल्दी से या स्ट्रेस की वजह से लिखा कि 0.4 सेकंड, पूरा काम खराब है। ये 0.04 सेकंड है, समझ गए कि नहीं? ये 0.4 नहीं है, 0. ताकि इससे आप लोग माइंड जो है ना स्टक हो जाए कि 0.4 नहीं है, 0.04 है। और 0.4 इज अ वेरी वेरी टाइनी, मतलब वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। ये एक स्मॉल बॉक्स के लिए होता है। अब मुझे ये बताएं, अगर ये 0.04, ये तो एक क्या है? अब मैं कहता हूं कि एक बिग बॉक्स के लिए मैं लेता हूं, स्मॉल बॉक्स तो स्टैंडर्ड ये है ना। तो अब मुझे ये बताएं कि एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 है, तो मैंने कहा कि हम एक रो कंसिडर करते हैं, तो एक बिग स्क्वायर में कितने हैं? 5। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें, 0.2 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 0.2। इसलिए हम कहते हैं कि एक बिग स्क्वायर कितना टाइम लेगा? 0.2 लेगा। अब इसके 2 तरीके हैं, और सुने मैथमेटिक्स से। अगर आप स्मॉल स्क्वायर आपको पता है ना कि 0. तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 बिग स्क्वायर बन जाता है। और अगर किसी को 1 किसका पता है और वो क्या मालूम करना चाहे, तो 0.2 को 5 से डिवाइड करेगा तो 0.04 आएगा। अब समझ गए कि नहीं? तो बिग स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम किससे डिवाइड करें? 5, तो वो हमें 1 स्मॉल स्क्वायर बताता है। बट एक स्मॉल स्क्वायर के साथ अगर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक बिग स्क्वायर बताता है। यहां तक क्लियर है सबको? ये हमने स्टैंडर्ड रखना है कि अब ये 0.2 सेकंड एक क्या है? बिग स्क्वायर है। आप लोग मुझे ये बताएं, गौर से सुने, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज आएगी। आप लोग कहेंगे सर वेरी इंटरेस्टिंग, और आप लोग लाइक करेंगे, एंड दैट इज अ न्यू लर्निंग। एक बिग स्क्वायर तो 0.2 सेकंड है। मैं कहता हूं कि अगर मैंने ये मालूम करना है 5 बिग बॉक्स, कितने? 5 बिग बॉक्स, तो मैंने एक बिग बॉक्स कितना है? 0.2 है कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 1 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के वक्त में 1 सेकंड कितना होता है? बहुत कम। ईसीजी के कितने बिग स्क्वायर हम रीड कर सकते हैं? 5 रीड कर सकते हैं। कि एक बिग बॉक्स तो 0.2 है, तो 5 कितने के है? 1 सेकंड के है। 5 कितने का है? 1 सेकंड के है। अब ऐसा करें कि 5 1 सेकंड है, फिर 5 कितने होंगे? 1 सेकंड, तो कितने हो गए? 10 2 सेकंड है। 10 कितने हैं? तो 20 कितने हैं? 4 है, और 30, तो हम रूल ऑफ 6 पे आ रहे हैं ना। ये चीज मालूम कर रहे हैं। अब समझ गया क्या नहीं? हम रूल ऑफ 6 इसी को मालूम करते पहले ये चीज हमें चाहिए। तो अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि कितने 30 हो गए कि 20? 30 बिग स्क्वायर है ना। 30 बिग बॉक्स इज 30 इज इक्वल टू 6 सेकंड। कितना है? 6 सेकंड है। अब ये तो समझ गया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि ये रेगुलर रिदम है कि इर्रेगुलर? इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर रिदम में पहले किसको लोकेट करेंगे? आर को लोकेट करेंगे। इसका मतलब यह है ये जो बिग स्क्वायर है ना, बिग स्क्वायर, तो हमने एक बिग स्क्वायर तो ये है ना, ये यहां से अब हमने काउंट करने हैं किस चीज को?
चाहे किसी में 2-2 आ रहे हो, चाहे 10-10 आ रहे हो, बट हमने काउंट किसको कर रहे हैं, और वो कितने होने चाहिए, 30 होने चाहिए, कितने, 30। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऐसे जाता हूँ और यहाँ पे पहुँचता हूँ, मिसाल के तौर पे क्या है 30। तो ये सर एक लाइन मारो, एक लाइन ड्रा करूंगा, तो 1 से लेके कितने 30 बिग स्क्वायर का मतलब यह है कि यहाँ तक 6 सेकंड का टाइम लगता है, कितने 6 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ तक क्लियर है मिसाल के तौर पे। अब ऐसा करते हैं, हार्ट रेट मालूम करते हैं, हार्ट रेट, तो इसका फार्मूला ये है, फार्मूला। अब आपने जो 30 बिग स्क्वायर लिए है उसके बीच में से आर आ चुके होंगे कि नहीं, उसमें से बीच में आर भी तो आ चुके होंगे। इस ईसीजी के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक जो हम वैसे एज्यूम करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 बिग स्क्वायर है, इसके कितने आर आ गए, ये वाले आर इसमें आ रहे नहीं, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे और ये भी आ रहे, और शायद ये भी आ रहे क्योंकि ये स्क्वायर के ऊपर है, मिसाल के तौर स्क्वायर के साथ टच है, तो कितने आ रहे हैं, 4 है। अब देखें तो नंबर ऑफ आर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ आर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 इसका फिक्स है। 10 क्या होता है, हार्ट रेट रेगुलर में 300 फिक्स होता है, और यहाँ पे क्या है 10। तो आर कितने है सीसीजी में, 4 मल्टीप्लाई बाई, तो इस बंदे को ब्रेडिकार्डिया है, 40 हार्ट रेट इसका। अब समझ गए कि नहीं, ये वो हार्ट रेट है जिसमें रिदम ईसीजी के अंदर क्या हो, इरेगुलर हो। तो ऐसा नहीं कि रेगुलर रिदम ईसीजी आपको आ रही है, इरेगुलर नहीं आ रही। तो हमें हार्ट रेट मालूम करना है, चाहे वो रेगुलर रिदम का हो चाहे इरेगुलर रिदम का हो। तो रेगुलर तो आसान है कि जब आर के दरमियान एक जैसे स्क्वायर आएंगे तो हम इनको जनाब लेंगे 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्क्वायर करेंगे। लेकिन अगर रिदम किसी ईसीजी में क्या है, इरेगुलर है, तो फिर सबसे पहले आप ऐसा कर रहे हैं ना कि एक बिग स्क्वायर बस याद रखें कितने का बराबर है, 0.2। तो मतलब यह है कि 5 बिग स्क्वायर 1 सेकंड के होंगे और 30 बक्सेस। तो आप लोगों को पता है जब आप लोग एग्जाम में जाते हैं ना, ये करने का तरीका नहीं है। ये आपसे अगर वो पूछेगा कि आपने ये कैसे मालूम किया, तो फिर बताना है आप लोगों ने करना। आप गए ना इरेगुलर रिदम में, इरेगुलर रिदम ईसीजी में, आपको ये पता है कि मैंने ईसीजी लीड के अंदर कितने बिग बॉक्सेस गिनने हैं, 30, बस ये फिक्स है। कितने गिनने, 30। एक जब स्टार्ट लेते हैं ना, वहां से थोड़ा सा लाइन माइंड में ड्रा करें, ये मेरा 1 है, जहां पे 30 बॉक्स खत्म होंगे वो आपका एंड है। तो फिर 1 और 30 के दरमियान जो कितने क्या चीज आएगी, नंबर ऑफ आर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हार्ट रेट है। वो क्या है, हार्ट रेट। ये 1 सेकंड का गेम है। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि आप लोगों ने मालूम कैसे करना है। अब आपने बस इरेगुलर रिदम ईसीजी में ये करने की जरूरत नहीं। आपको पता चला कि मैंने स्ट्रिप के अंदर, लीड के अंदर 1 से कितने बॉक्सेस गिनने, 30। इसमें इसके बीच में जितने आर आ जाएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा हार्ट रेट होगा। ठीक है जी। तो हमने पहले रेगुलर रिदम ईसीजी की हार्ट रेट मालूम किया, ये क्या है, इरेगुलर रिदम ईसीजी की हार्ट रेट है। ये आप लोग को ट्रिक की चीज आती है कि पहले तो यह देखना है कि जो ईसीजी आपको नजर आ रही है तो रेगुलर रिदम है या इरेगुलर रिदम है, और फिर आपको यह बताना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट ऑफ रेगुलर रिदम ईसीजी एंड इरेगुलर रिदम। तो रेगुलर रिदम में 300 का रूल है, कितना है 300। चाहे उसमें बिग बॉक्सेस 20-20 आ रहे हो, चाहे 2-2 आ रहे हो, बट हर आर के दरमियान बिग बॉक्सेस एक जैसे होने चाहिए। और जो इरेगुलर रिदम ईसीजी है उसके लिए हम रूल ऑफ 6 पे जाते हैं। क्या जाते हैं, रूल ऑफ 6। और रूल ऑफ 6 सेकंड का मतलब होता है 30 बिग स्क्वायर। कितने, 30 बिग स्क्वायर होता है। तो ये आप लोग को जनरल कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब हमने नेक्स्ट क्लास में अभी ब्रेक करते हैं, फिर ईसीजीज देखने हैं कि वो ईसीजी जब हम देखते हैं, हाँ 12 लीड ईसीजी होती है, कितनी, 12 लीड। उसमें अगर आपने ये स्क्वायर गिनने हैं ना, जो यूजुअली अमूमन तौर पे आम लोग करते हैं, गिन आप किसी भी लीड में सकते हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बट लीड 2 को हम स्ट्रिप लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिप लीड। जो लीड 2 है ना, उससे हम ज्यादा मालूम करते हैं। तो अगर आपको सर कहे कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर को गिनने के लिए अमूमन हम कौन सा लीड चूज करते हैं, वो लीड नंबर 2 होता है। ठीक है जी। अब जब आप लोग जाते हैं ना, इधर देखें, मिसाल के तौर पे उसमें एक लीड V2 है। क्या है, V2। एक V1 है, एक V3 है, V4, V5 एंड V6 ऐसे होते हैं। इनको चेस्ट लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चेस्ट लीड। आजकल जो न्यू लीड्स आए हैं ना, मैंने 2 जगहों पे देखा है, उसमें C1, C2 इस तरह लिखा होता है। C फॉर चेस्ट होता है। ये तो पहले पुराने जमाने के V1 हो क्या चल के आ रहे हैं, और आजकल ज्यादातर यही सेंटर में होता है। बट आजकल न्यू जो है वो C1, C2, तो C और V ये सेम जो है चेस्ट लीड होते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें एक है AVF, नाम सुना है, एक AVL है और एक AVR है। ठीक है जी। इन तीनों में क्लिनिकली ये दोनों इंपोर्टेंट हैं। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये हम बहुत रेयर कंडीशन में रहते हैं और एमबीबीएस लेवल का काम नहीं है ये दोनों। क्योंकि ये वाला जो लीड है ना, ये इंफीरियर वाल एमआई में काम आता है और ये वाले लेटरल वाल एमआई में काम आता है। ठीक है जी। ये 2 लीड बहुत अहम है। एक होते लीड 1, लीड नंबर 2 एंड 3। तो हमें लीड आर दिस, इनको 12 लीड ईसीजी कहते हैं। ये 12 लीड है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज, अब ये 2 नंबर पे है कि नहीं, और ये भी, लेकिन ये V2 है। ये क्या है, हम जो स्ट्रिप लेते हैं ना, वो ये वाला 2 है, V2 नहीं है। ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।
तो जब आप ईसीजी पेपर देखते हैं ना, जिस लीड में 2 लिखा है, ये वाला 2, ये वाला 2 नहीं, वी वाला नहीं, ये सिंपल 2, इसमें हम ये नंबर ऑफ बिट स्क्वायर गिनते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि जो 2 है इसको हम स्ट्रिप लीड कहते हैं, STRIP। स्ट्रिप लीड का मतलब होता है कॉमन लीड होता है, जिसमें आप कोई भी चीज जो है वो आप देख सकते हैं। और जब आप ये देखते हैं ना कि रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर, ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट स्ट्रिप लीड से ही स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें चीजें सही है तो फिर 90% और लीड में भी सही होती है, और अगर इसमें गलत आते हैं तो फिर सब में इस तरह मोस्टली गलत होता है। तो स्ट्रिप लीड हमारा जो ईसीजी का बेसिक लीड है वो लीड नंबर 2 चाहिए। हम जब आप लोग FCPS MRCP में जाते हैं, हमें एक दफा एक प्रोफेसर था UK का, उसने हमें 12 घंटे पे लेक्चर दिया था। इसका मतलब यह है ईसीजी जो है ये बहुत बड़ी लंबी चीज है, इसको आप जितना खींचते रहेंगे तो आप लोग जो है ना, लेकिन जितना आप आगे जाएंगे कंफ्यूज होते जाएंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आप उन तक स्टक हो जाए। मैं समझता हूँ ना कि आप लोग क्या करना है वो मेरा काम है। अगर आप लोग के माइंड में कुछ और चीजें हैं, जाकर घर में एक्स्ट्रा भी पढ़ें, क्योंकि क्लास के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसकी बेसिक इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो हमें सब क्लास को ना एक साथ लेके जाना होता है, और हमने टारगेट रखने के सबको पास कराना है। मेरी बात क्लियर है? तो मैं भी ये स्टूडेंट ज्यादा जानता हूँ, ये मीडियम है, ये बिल्कुल लो है, लेकिन हमें लो को भी इधर मीडियम तक लाना है, ठीक है जी। अगर इसमें मैं जाऊँ कि ATO, AVR, NRVR, ये सारे के सारे मुख्तलिफ कंडीशन है जिसके अंदर ईसीजी है। जिस तरह बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल, माउस या पेरेंट्स, एमा पेरेंट्स, वो कभी भी MBBS में नहीं आते, ठीक है जी। आप जाकर उठाकर देखिए, NRE2 के 10 साल पेपर उठाकर देखिए, ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि वो आप लोग को इतना हाई नहीं पूछ सकते जब तक वो बेसिक चेक ना करें। तो पहले बेसिक से MI है वो आप लोग को आनी चाहिए, हाइपर कलेमिया है आना चाहिए, हार्ट ब्लॉक हमने पढ़े थे कि नहीं, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री आनी चाहिए, हाइपर कैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया आने चाहिए, AFib एट्रियल फ्लटर है आनी चाहिए। ये वो ईसीजी है जो कभी एग्जाम के अंदर मिस नहीं होती। SVT है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया आना चाहिए, ठीक है जी। तो आखिर में आप लोगों को अभी हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो फिर आखिरी 10 ईसीजी के नाम बताऊंगा। उन 10 ईसीजीज को आप लोगों ने इन इमेजेस के साथ साथ घर में जाकर और इमेजेस भी देखने हैं, और इन 10 में से ही एग्जाम में आएगा, इससे आउट एग्जाम में नहीं आएगा। बट जब वो वाइवा पूछेंगे यार ये क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है। अभी जब हम ईसीजी पढ़ेंगे ना लाइक MI, तो फिर आप लोगों ने लिखना भी है, जल्दी लिखे इसका ट्रीटमेंट क्या है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम सबका लिखेंगे, ताकि सर आपको ये भी बताए कि हाइपर कैलेमिया है तो इसको आप क्या देंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को 4-5 जो है ना ट्रीटमेंट स्टेप्स आने चाहिए, वो भी नेक्स्ट क्लास में हर इमेज के साथ आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा, ठीक है जी। चलिए ब्रेक करें 15 मिनट, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इमेजेस देख रहे हैं। कुछ समझ गए कि नहीं?